मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। लर्नर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला में हम आज एक नया विषय अमीनो अम्ल, पेप्टाइड और प्रोटीन, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अमीनो अम्ल किस प्रकार के अम्ल होते हैं, उन्हें हम अमीनो अम्ल क्यों कहते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन और एंजाइम्स में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार की रिलेशन है, यह सब हम आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। यह हमारा आज डिस्कशन का विषय है। लर्नर्स, 3 प्रकार के जीवाणु या बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो अम्ल व प्रोटीन सजीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। इट मीन्स दैट 3 काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके विकास के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। These are very important biomolecules for the growth of all living things. 3 kinds of biomolecules prevalent in nature, which are important for living organism for their growth. And why we are called them biomolecules? हम इनको, इन molecules को biomolecules क्यों कहते हैं? Because they are associated with our biological system. Learners, these are the some example. इसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के खाना या विभिन्न प्रकार के फूड हम देख रहे हैं। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ऑल fruits, all are associated with biomolecules. They are associated with biomolecules क्योंकि जो भी, जिस प्रकार का हम भोजन या फूड ग्रहण करते हैं, फ्रूट्स, सब्जी, पल्सेस एंड एवरीथिंग, उन सभी में किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो अम्ल या प्रोटीन या फिर लिपिड्स उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं, वह शुगर की सब यूनिट से बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स इज पॉलीमर ऑफ शुगर सब यूनिट्स। इसी प्रकार से नाभिकीय अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में उपस्थित होती है, वह भी बायोमॉलिक्यूल है। और यह बायोमॉलिक्यूल, यह न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है और इसमें बेसिक यूनिट्स उपस्थित होती हैं। लर्नर्स, जिस हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड अनुवांशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। स्टोर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड रोल इन जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं और अनुवांशिकता के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार से न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, 2 प्रकार इनके न्यूक्लिक एसिड के होते हैं, राइबोसोम, आरएनए और डीएनए। राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यह सभी बने होते हैं। इनकी संरचना जो बनती है वह नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, इनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ऐसे बेस जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वह 5 प्रकार की, उनमें 4 प्रकार के बेस उपस्थित होते हैं, थायमिन, सिस्टोनिन, ग्वानिन एंड एडेनिन। इसी प्रकार से किस प्रकार से यह न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है? लर्नर्स, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर उपस्थित होती है वह राइबोस शुगर होती है, पेंटोज शुगर। उसकी संरचना 5 प्रकार के कार्बन से बनी होती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड, इसीलिए उसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर। और वह पेंटोज शुगर बेस से अटैच्ड होता है। इसी प्रकार से
डीऑक्सीराइबोस जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डीऑक्सीराइबोस जो पेंटोज शुगर है, लर्नर्स पेंटोज शुगर विच इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसी प्रकार से इन शुगर के साथ, इन बेस के साथ एक फॉस्फोरिक एसिड, एक फॉस्फोरिक अम्ल भी न्यूक्लिक एसिड की संरचना के लिए उत्तरदायित्व होता है, पार्ट लेता है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए। लर्नर, जब न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए का हाइड्रोलिसिस होता है, देन वी गेट अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लर्नर्स, इसी प्रकार से प्रोटीन जिसकी संरचना अमीनो अम्ल से बनी होती है, जिसकी संरचना के लिए जिसके स्ट्रक्चरल यूनिट अमीनो एसिड्स होते हैं, वह पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स जिसे हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। स्लाइड में आप देखिएगा, ए हमने दर्शाया है अमीनो एसिड के लिए, इट ए रिप्रेजेंट अमीनो एसिड्स। When many amino acids join together from a amide bond, इसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोलते हैं। जब अनेक अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, यह बनाता है एक पेप्टाइड स्ट्रक्चरल, और इस प्रकार से प्रोटीन की संरचना में बहुत सारे अमीनो एसिड्स उपस्थित होते हैं जो अमाइड बॉन्ड्स की या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा अटैच्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। सो पॉलीपेप्टाइड्स कंटेन 40 to 4,000 of amino acid residue. If two molecules of amino acids present in a peptide chain, we called it dipeptide. अगर दो प्रकार के अमीनो एसिड या दो अमीनो एसिड रेसिड्यू उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। इफ देयर इज अ 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू, वी कॉल्ड इट ट्राइपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड्स उपस्थित होते हैं एक पेप्टाइड चेन में, एक पेप्टाइड श्रृंखला में, उसे हम कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। इसी प्रकार से ओलिगोपेप्टाइड, जिसमें 3 से 10 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। So oligopeptide contain 3 to 10 types of amino acids and polypeptide 40 to 4,000 type of amino acids. Learners, polypeptides are repeating unit of amino acids. पॉलीपेप्टाइड संरचना ही प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होती है, जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यह जब प्रोटीन हाइड्रोलिसिस होती है, वी गेट अ पॉलीपेप्टाइड, देन पॉलीपेप्टाइड अगेन हाइड्रोलाइज्ड, वी गेट अ पेप्टाइड, और पेप्टाइड व्हेन हाइड्रोलाइज, जब जल अपघटन होता है या हाइड्रोलिसिस होती है पेप्टाइड की, वी गेट अ अमीनो एसिड्स। So this is the hydrolysis sequence of proteins to polypeptide, peptide to amino acids. प्रोटीन जीव जगत के में सर्वाधिक पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, उसमें प्रोटीन्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ body tissue, or also act as a fuel source, like carbohydrate which is act as a fuel source. Protein makes you into who you are. जिस प्रकार से हम दिखाई देते हैं, जो हमारा appearance है, proteins is responsible for that. So protein make you into who you are. Relationship between nucleic acid, protein and amino acids. इन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और अमीनो अम्ल में क्या रिलेशनशिप होती है? जैसे हमने आपको पहली स्लाइड में बताया, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड,
RNA or DNA, which encode an organism's entire hereditary information and control the growth and division of cell. And learners, this information which is stored in DNA, यह जो information होती है जो DNA में store होती है, this information can be translated. And why can be translated? Because इस ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन से ही प्रोटीन की एक सिंथेसिस होती है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी गेट अ न्यू प्रोटीन. सो दो प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दैट इज वन इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और दूसरी प्रकार है ट्रांसलेशन प्रोसेस. Transcription process में learners, the DNA copied to RNA because DNA is encoding a gene. Learners, जितनी भी ये information DNA में stored होती है, that goes into changes into mRNA और mRNA read this information. That this process is called translation. यहाँ यह सब जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसलेट होती है और एंड अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांसलेशन हमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस के द्वारा एक नई पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. इस प्रकार से हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. दिस इज बायोकेमिकल रिएक्शन सर लर्नर्स. सो न्यूक्लिक अम्लों से आनुवांशिक सूचना का प्रवाह एक दिशा में होता है और उस दिशा में प्रवाह के कारण उस ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के कारण प्रोटीन सिंथेसिस होती है. लर्नर्स, प्रोटीन जैव संश्लेषण एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है. प्रोटीन बायोसिंथेसिस इज अ कोर बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और यह ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा राइबोसोम पर अमीनो अम्ल के द्वारा जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा होती है. इसी प्रकार से जो ट्रांसफर आरएनए है दैट इज एंटीकोडोन प्रेजेंट एंड सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड which forming a unit of genetic code that is tRNA. Learners, इस प्रकार एक के बाद दूसरा अमीनो अम्ल एक विशेष स्थान पर आ जाता है और प्रोटीन की बायोसिंथेसिस हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में बायोलॉजिकल या हम कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में इस प्रकार से बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. Learners, what are the relationship between, we have seen how the amino acids related to the protein and protein is related to the nucleic acid. इसी प्रकार से what is the relationship between enzymes? Learners, in our biological system, हमारी संरचना हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं. दैट एंजाइम्स आर ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. जिस प्रकार से प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बने होते हैं, प्रोटीन की जो संरचना होती है या सिंथेसिस होती है वह पॉलीपेप्टाइड के द्वारा और पॉलीपेप्टाइड इज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. इसी प्रकार से enzymes that act as a biochemical catalyst वह भी अमीनो एसिड की सीक्वेंस ही होती है. लर्नर्स, एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी. पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन, जो हम फूड ग्रहण करते हैं. पेप्सिन विच इज अ एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन आवर सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन. सो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड which is chemically bonded to the amino acids. So these bonds gives enzyme a unique structure. So
यह जो बॉन्ड है अमीनो एसिड्स जो एंजाइम्स को बनाते हैं, यह एक एंजाइम्स का एक यूनिक स्ट्रक्चर देते हैं। ये यूनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंड विच डिटरमाइंस इट्स फंक्शन। और उसी के आधार पर हर एंजाइम्स का फंक्शन, हर एंजाइम का, प्रत्येक एंजाइम का जो कार्य होता है वह डिफरेंट होता है। जैसे पेप्सिन जो एक एंजाइम है वह हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्प करता है। लर्नर, दिस जो रिएक्शन है यह सब एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड, एक स्पेसिफिक जो बायोकेमिकल अभिक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा ही होती हैं। नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर, व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो अम्ल क्या होते हैं? लर्नर्स, अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अमीनो एंड एसिड ग्रुप। जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स contain amino and acid group, right? So amino is a basic group and acid COH as जो carboxylic acid है, carboxylic group है, that is acidic group. So आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, this is the structure of amino acid which is present in our food and this is responsible for the protein synthesis. The protein which we take from milk, from cereals and different types of fruits are made up of this structure. This is the amino acids. So learners, आप देखिए अमीनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो समूह और कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जो एक आर ग्रुप है दैट इज डिफरेंट इन ऑल अमीनो एसिड। सो इस स्ट्रक्चर में जो आर देख रहे हैं उस वह आर ग्रुप हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है। सो हम कह सकते हैं इन अमीनो एसिड्स देयर इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 ग्रुप एंड वन chiral carbon except proline, except glycerin. Glycerin is not having a chiral carbon atom, or R is a side chain which is basic unit of amino acid and इस R chain के ही डिसाइड करती है characteristic of amino acid. Amino acid is basic, amino acid is nucleic, amino acid is polar, amino acid is ionic, right? So learners, अमीनो अम्ल वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एक एलिफेटिक चेन होती है एक्सेप्ट, और एक chiral कार्बन होता है एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन एक अमीनो अम्ल है जिसमें एलिफेटिक समूह नहीं है, एलिफेटिक ग्रुप नहीं है, और एक आर एक जो पक्ष श्रृंखला, एक जो साइड चेन होती है दैट इज यूनिक इन ईच अमीनो एसिड। यह एक हर अमीनो एसिड में, हर अमीनो अम्ल में आर अलग अलग प्रकार का होता है। आर जो इट कैन बी CH3, एक CH3 भी हो सकती है और इससे बड़ी भी ज़्यादा श्रृंखला हो सकती है, राइट? सो लर्नर्स, आर इन ईच अमीनो एसिड्स वेरीज इन स्ट्रक्चर, साइज, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सॉल्युबिलिटी। जो आर ग्रुप है हर अमीनो एसिड्स में वह स्ट्रक्चर में अलग हो सकता है, साइज उसका डिफरेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज उसका डिफरेंट हो सकता है और सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है उस आर ग्रुप की। तो अमीनो अम्ल में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। लर्नर्स, मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइंड टू फॉर्म अ अमीनो एसिड्स का जो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ प्रोटीन, और जब प्रोटीन दैट हाइड्रोलाइज्ड डाइजेस्टेड होती है बॉडी में दैट कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स। सो नीडेड फॉर वाइटल प्रोसेस लाइक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, synthesis of enzyme, hormones and act as a neurotransmitters. Learners, it's very important. More than 500 naturally occurring amino acids are
known to constitute of monomer units of पेप्टाइड। 500 से ज़्यादा जो अमीनो एसिड है वो नेचर में प्रेजेंट होती है और वह अमीनो एसिड ही पेप्टाइड समूह बनाती है, पेप्टाइड के स्ट्रक्चर में रेस्पॉन्सिबल होती है। लर्नर, नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 अमीनो एसिड ही रेस्पॉन्सिबल होती है, उन्हें हम कहते हैं प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। सो द 20 अमीनो एसिड्स which are directly involved in the protein synthesis we call proteinogenic amino acids. So proteinogenic amino acids वह अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। Learners, there are two another amino acids, 21 amino acid that is selenocysteine और 22 amino acid pyrrolysine। यह भी अमीनो एसिड है बट यह डायरेक्टली अमीनो एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती है, दैट इज इनकोडेड इन अ स्पेशल वे। लर्नर्स, आप इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड चेन और हम कह सकते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, दो अमीनो ग्रुप जो जुड़े हुए NH-C डबल बॉन्ड, NH समूह एक अमीनो एसिड का और COOH समूह दूसरे अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है CONH ग्रुप। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन एंड प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स linked by amide bond and these are the repeating unit we called monomers of amino acid residue। और इन सभी दोहराने जाने वाली जो रिपीटिंग यूनिट है वह सब अमीनो एसिड का रेजिड्यू होता है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। लर्नर, इस श्रृंखला में हमने अमीनो एसिड्स, किस प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, व्हाई दे आर वी कॉल्ड अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स में क्या रिलेशन होती है और किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाउ अमीनो एसिड लिंक्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अमीनो एसिड्स। हमने इस विषय पर यहाँ डिस्कशन किया या हमने इस विषय को हमने समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम अध्ययन करेंगे कि 20 अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, इस विषय पर हम जानेंगे। थैंक यू।